नमस्कार, आप देख रहे हैं कालका से समालखा। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की है, जिसके चलते दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का रेट जो है वह 116 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर जा पहुंचा है, जबकि डीजल की कीमत 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। तो एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। दो अलग अलग राज्यों की हमने आपको कीमत बताई, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। महंगाई की डेली डोज लगातार जारी है। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 1 पैसे, साथ ही साथ डीजल की बात की जाए तो डीजल जो है 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई की बात की जाए तो 116 रुपए 72 पैसे पेट्रोल, वहीं डीजल 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर डीजल। कोलकाता में 111 रुपए 35 पैसे पेट्रोल बिक रहा है। वहीं डीजल की बात की जाए तो 96 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई की अगर बात करते हैं तो 107 रुपए 45 पैसे पेट्रोल बिक रहा है, वहीं डीजल जो है वह 97 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो ये अलग अलग राज्यों के दाम है जो आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने समझाने की कोशिश की। यानी कि महंगाई का डेली डोज लगातार जारी है। दशक पार कर चुका है पेट्रोल। हालांकि कोलकाता और चेन्नई में जो है, कोलकाता की बात की जाए तो 96 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर है। बस जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती नजर आ रही है, उसे देखते हुए ज्यादा समय नहीं लगेगा कि कोलकाता और चेन्नई में भी पेट्रोल और डीजल के दाम जो है, माफ कीजिएगा, डीजल के दाम जो है वह शतक पार कर जाए। तो देश में बढ़ रही कमर तोड़ महंगाई को लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। उसी कड़ी में आज अंबाला छावनी के सदर बाजार में कांग्रेस ने धरना दिया। कांग्रेस ने खाली गैस सिलेंडर और खाली पीपों को लेकर धरने पर बैठे, तो वहीं महिलाओं ने भी खाली पीपों को बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि धरना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में होना था, लेकिन शैलजा के धरने में न पहुंचने के कारण मुलाना के विधायक वरुण ने इसका नेतृत्व किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जैसे कि अभी चर्चाएं चल रही है कि यहाँ पर किसी चौक से अनिल विज ने नंगे होकर के प्रदर्शन किया था। आज कितनी खूबसूरती से उसी चौक पे इतने सुसज्जित कपड़ों में यहाँ पर खड़े हैं। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। अब सरकार की बात करें तो फर्क किसको पड़ रहा है महंगाई का? महंगाई मुक्त भारत ये देश की जनता चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ी थी कि वो आम जन के लिए अच्छे दिन लेकर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज जनता चाहती है कि हमें महंगाई मुक्त भारत चाहिए और उनकी आवाज को गुंजवाने के लिए हम आज सड़कों पर बैठे। कुमारी शैलजा ने आना था, नहीं आ पाए। जी हाँ, उनका रात को फोन आया था, वो आना चाहते थे, उनकी तबीयत खराब हो गई तो इसलिए वो नहीं आ पाए। मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि आपने संभाला। जी हाँ, पूरे देश में भी, प्रदेश में भी, हर स्तर पर ये कार्यक्रम अब चलते रहेंगे जब तक कि आम जन को आराम ना मिले। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि कहा गया था कि एक देश होगा एक टैक्स होगा, जीएसटी लागू किया गया था, लेकिन आज भी वैट लगा हुआ। सदन में विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो हमें बताया गया कि डीजल पर तो 0.4% वैट घटाया गया, 16.4 से 16 किया गया है, 0.4%। और जो जहाज में डलने वाला तेल है, एटीएफ जिसको बोलते हैं, उसको 21% वैट लगता था, अब 1% कर दिया गया।
और चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों से गेहूं और सरसों की खरीद की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि मंडी में आने वाले किसान को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला उपायुक्तों से गेहूं और सरसों की खरीद की तैयारियों को लेकर चर्चा की। वर्चुअल ये मीटिंग की गई और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश भी देते नजर आए, जहां पर उन्होंने कहा कि मंडी में आने वाले किसान को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है डिप्टी सीएम काफी सख्त नजर आ रही है, जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए नजर आ रही है। लगभग अगर कुछ दिन की पहले की बात की जाए तो खुद डिप्टी सीएम जो है वह किसानों के साथ बैठे हुए नजर आए थे, खाना खाते हुए नजर आए थे। अब एक और तस्वीर नहीं। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना की शुरुआत कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पोर्टल लॉन्च करके की है। इस दौरान कृषि मंत्री ने पोर्टल लॉन्च करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा की बागवानी सब्जियों की कृषि करने वाले किसानों के लिए सीएम बागवानी योजना शुरू की है। माफ कीजिएगा, हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जो किसानों की चिंता करता है। बागवानी के किसानों के जोखिम को भी सरकार ने योजना के माध्यम से अपने ऊपर लेने का फैसला किया है। तो बड़ा खुशी का मौका है कि हरियाणा के बागवानी सब्जियों की कृषि करने वाले किसानों के लिए हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की पोर्टल शुरू कर दिया है और हरियाणा पहला प्रदेश होगा जो किसानों की इतनी चिंता करता है। बागवानी और फलों की जो कृषि करते हैं उन किसानों के जोखिम को भी सरकार ने योजना बना करके अपने ऊपर लेने का फैसला किया है। हमने अपने विभाग के अंदर ये योजना बनाई है और इस योजना के अंदर ट्रस्ट मोड में हमने पैसा भी डाल दिया है और 40,000 रुपये तक का बीमा किसान को सिर्फ 1,000 रुपये देना पड़ेगा। जितनी उसकी फसल खराब होगी 50% होगी तो 50% उसको मुआवजा मिल जाएगा। तो कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की जिला सचिवालय के सभागार में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा के समक्ष कुल 16 शिकायतें रखी गई, जिनमें उन्होंने 8 पुरानी और 7 नई शिकायतों पर सुनवाई की। वहीं सुनवाई के उपरांत 12 शिकायतों का समाधान किया गया, जबकि 3 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया है। सुनवाई के दौरान कलायत के एक पटवारी अशोक कुमार की भाषा और लहजा ठीक न होने के कारण सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही परिवहन मंत्री ने कहा कि कर्मचारी की भाषा और लहजा ठीक होना चाहिए और ये भी कहा कि अमर्यादित भाषा सहन नहीं होगी। अशोक कुमार पटवारी जब वो उसके पास गया तो उन्होंने जो भाषा का प्रयोग करा और एक कर्मचारी को भाषा का प्रयोग ठीक होना करना चाहिए। और भाषा कोई मंत्री जो ग्रीवेंस लेता है उसके कोई नपायत रहेगा, कोई मंत्री हो कोई विधायक हो उसका सम्मान करना चाहिए। और सम्मान के लिए जब कोई बात सुनी जाए, जब कोई कहता है कि ऐसी मीटिंग चलती रहती है जो सरकार को सरकार नहीं मानता हो तो अधिकारी को तो सस्पेंड ही करना जरूरी है। बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसका लहजा ठीक ना होने के कारण यह एक्शन परिवहन मंत्री द्वारा लिया गया है। तो ऐसे में उसकी बोली और लहजे को ठीक ना मानते हुए परिवहन मंत्री ने उसको सस्पेंड कर दिया है कर्मचारी को
और साथ ही साथ बेहद कड़े तेवर में वहां पर नजर आए। पटवारी था वो कर्मचारी जिन्हें सस्पेंड किया गया है, अशोक कुमार नाम था, और ऐसे में परिवहन मंत्री का कहना था कि बोली और लहजा ठीक ना होने के चलते उस व्यक्ति को, उस कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है और कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ कोई भी अमर्यादिता की भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अशोक कुमार पटवारी को सस्पेंड करते हुए परिवहन मंत्री के कड़े तेवर नजर आए, जहां पर उसकी भाषा और लहजे को देखते हुए परिवहन मंत्री ने यह एक्शन लिया। आपको बता दें कि बैठक में कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की जिला सचिवालय के सभागार में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा के समक्ष कुल 16 शिकायतें रखी गई, जिनमें उन्होंने 8 पुरानी और 7 नई शिकायतों पर सुनवाई की। वहीं सुनवाई के उपरांत 12 शिकायतों का समाधान भी किया गया इस बीच, जबकि 3 शिकायतों को पेंडिंग में रखा गया है और जल्द से जल्द उन तमाम समस्याओं को, उन शिकायतों का निवारण करने की बात कही गई है। सुनवाई के दौरान कलायत के एक पटवारी अशोक कुमार की भाषा और लहजा ठीक न होने के कारण उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। साथ ही परिवहन मंत्री ने कहा कि कर्मचारी की भाषा और लहजा ठीक होना चाहिए, अमर्यादित भाषा सहन नहीं होगी। तो ऐसे में बेहद कड़े तेवर में नजर आए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, जहां पर उन्होंने पटवारी की भाषा और लहजे को देखते हुए सस्पेंड कर दिया और साथ ही यह बात सीधे तौर पर कही है, सचेत कह लीजिए किया है कि आगे भी इस तरह की बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कष्ट निवारण समिति की जिला सचिवालय के सभागार में यह बैठक हुई थी, जहां पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस बीच उन्होंने कई समस्याओं का निवारण किया। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि 3 शिकायतें जो है वह पेंडिंग में रखी गई है किसी कारणवश, और जल्द ही उन 3 समस्याओं का निवारण किया जाएगा, यह आश्वासन दिया गया है खुद परिवहन मंत्री द्वारा। और इस बीच आपको बता दें कि कुल 16 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से 8 पुरानी और नई शिकायतें थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कड़े तेवर में नजर आए हैं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऐसे में और क्या क्या कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं आने वाले समय में? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आज जो है जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, जिसके अंदर अध्यक्षता करने जो है हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे थे। मूलचंद शर्मा के जो शुरू से ही जो तेवर थे वो काफी कड़े दिखाई दे रहे थे। आज जो है टोटल 16 शिकायतों पर सुनवाई हुई। 16 में से जो 3 है वो पेंडिंग रखी गई है, बाकी जो 13 है उनके ऊपर जो है एक्शन ले लिया गया है। इसके अलावा जो 3 जो शिकायतें थी उनके ऊपर परिवहन मंत्री का कहना है कि अगली मीटिंग के अंदर इन शिकायतों को रखा जाए, उनके ऊपर भी लिया जाएगा। इसी दौरान एक मामला है कलायत का, जहां पर जो पटवारी है उसकी भाषा से जो है परिवहन मंत्री संतुष्ट नहीं हुए और उनको सस्पेंड कर दिया। उनका ये कहना था कि जिस अधिकारी के प्रति अधिकारी में सरकार के प्रति जो है भावना नहीं है या आदर नहीं है, तो ऐसे अधिकारियों का रखने का क्या फायदा, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया। और कड़े शब्दों में जितने भी अधिकारी उनको ये आदेश दिए हैं कि भाषा का जो है नम्र प्रयोग करें और लोगों के साथ जो है अच्छे से पेश आए। जी देखिए, 3 शिकायतें जो है वह पेंडिंग में रखी गई हैं, उससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, 3 जो पेंडिंग रखी गई है उनके अंदर जो है जो शिकायत करता है वो मौके पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए जो है उनको पेंडिंग रखा गया। लेकिन मामला जो है एक जमीन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर जो कोर्ट से कोई फैसला आना था। चौड़ा गांव का मामला है, जहां पर जो है सरकारी जमीन पर जो है कब्जा किया गया था। इसके अलावा जो है एक गाँव के अंदर ट्यूबवेल था, सरकारी जमीन के अंदर जो प्राइवेट ट्यूबवेल लगा हुआ था, उसके जो मामला था। और तीसरा जो मामला है वो राजभवन साइड का है। तीनों मामलों के अंदर जो है वो पेंडिंग रखा गया और अगली सुनवाई में अधिकारियों को कहा है कि इसके बारे में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके आए और अगली मीटिंग के अंदर इनकी सुनवाई होगी। जी बिल्कुल अनिल, और जल्द से जल्द तमाम समस्याओं को भी निवारण की बात कही गई है परिवहन मंत्री द्वारा। इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस पटवारी को सस्पेंड किया गया है उसकी ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है निकलकर अब तक?
कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि जैसे ही परिवहन मंत्री ने उनको सस्पेंड किया तो उसके बाद जो है वो मौके से चले गए थे और दोबारा अभी तक नहीं मिले हैं और ना ही फोन उठा रहे हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैथल में संघ प्राइवेट स्कूलों के अनाप शराब फीस वसूलने के विरोध को लेकर अभिभावक बच्चों समेत लघु सचिवालय में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। इतना ही नहीं, बच्चे और अभिभावक परिवहन मंत्री से मिलने की जिद कर रहे थे। हालांकि इस दौरान परिवहन मंत्री ने अभिभावकों की सुनवाई भी की। वहीं इस दौरान जब अभिभावक उग्र होते दिखे तो मजबूरन पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग कर अभिभावकों को एक तरफ कर दिया, जिसके बाद मंत्री अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हुए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां पर भारी संख्या में अभिभावक मौजूद थे, जहां पर कहीं ना कहीं वह स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में इस भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने हल्के अपने दमखम के साथ जो है वहां पर अभिभावकों को हटाने की कोशिश की। तो पुलिस ने अभिभावकों को साइड करने की कोशिश की। फीस वसूलने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया था। अभिभावक लघु सचिवालय पहुंचे थे। पुलिस ने अभिभावकों को हालांकि साइड किया। तो चलिए, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा सरकार को कथित पत्र देकर राजस्व विभाग के अधिकारियों पर लगाए गए आरोप के बाद बवाल मचा दिया है, जिसके बाद पूरे हरियाणा के राजस्व विभाग के अधिकारी इसके खिलाफ विरोध में उतर आए हैं। हरियाणा रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने जो आरोप लगाए हैं वह बेबुनियाद हैं। ये हमारी रेवेन्यू एसोसिएशन का फैसला है कि अभी 2 दिन पहले खेमका सर ने एक स्टेटमेंट दी है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर एक घोटाला हुआ है और उसमें पैसे का लेन देन होता है, ये जो खबर है ये अनवेरिफाइड खबर है और वैसे ही उन्होंने इसकी माइलेज लेने के लिए ये स्टेटमेंट दी है। हमारा ये विरोध ये है कि हर एक जो सरकार का अफसर है उसके अपने विभाग बटे हुए हैं, उनके पास भी एक विभाग है। हमारे विभाग में भी एसीएस हैं, एफसीआर हैं, हमारे मंत्री हैं, वो इस विभाग की अपनी यदि कैसी बात अब उसकी जांच कर लें। और वैसे ही सारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने का जो ये तरीका है वो सही नहीं है और इसका रोष है हमारे सभी तहसीलदारों में, रेवेन्यू ऑफिसर्स में, और हम इसका विरोध करेंगे और इस चीज को आगे तक लेके जाएंगे। तो यमुनानगर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर नगर निगम मेयर और कमिश्नर को अपनों ने ही घेर लिया। जानकारी के मुताबिक निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की कई तरह की योजना निकाली थी, जिसके बाद सभी पेट्रोल पंप मालिकों ने पिछले 10 वर्ष का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया। लेकिन अब फिर से पिछले 10 वर्षों का बकाया टैक्स मांगा जा रहा है। निगम ने अब फिर से पेट्रोल पंप मालिकों को 15 से 30 लाख तक के प्रॉपर्टी टैक्स भरने के नोटिस जारी कर दिए हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। इस पर नगर निगम के मेयर मदन चौहान का कहना है कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है। हालांकि इस मामले में कुछ कंफ्यूजन है, जिसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। और साथ ही कहा कि पूरे प्रदेश के नगर वो प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित है। सारे हरियाणा में जो पेट्रोल पंप जो लगे हुए हैं, चाहे किसी भी कंपनी का है, 11 निगम, 11 निगमों में कारपेट एरिया पर टैक्स लिया जा रहा है। और कारपेट एरिया में हमारे पास गाइडलाइन भी अगर आप बाद में कहोगे तो हम आपको दे भी देंगे। हमारे पास हरेरा की है, हमारे पास जो गवर्नमेंट का खुद हरियाणा गवर्नमेंट का वो है, कारपेट एरिया कहना जाता है, वॉल टू वॉल जो बिल्डिंग बनती है वो, इवन लेंटर का जो सज्जा वो भी काउंट नहीं होता। लेकिन यहाँ मतभेद क्या हो रहा था कि भाई हमें जो है पूरा टोटल एरिया कवर करेंगे और उसका उन्होंने 25-30 लाख रुपया जो है नोटिस भेज दिया। जहाँ तक ये निगम का सवाल है तो ये बिल्कुल धक्का और जबरदस्ती हो रही है हम पेट्रोल पंप मालिकों के साथ। जो अभी ये स्कीम आई हुई है 31 मार्च 2022 तक, इन्होंने एक लेटर जारी किया हुआ है सभी के लिए कि आप बिना 31 तारीख तक अगर अपना टैक्स चुकाता है कोई भी आदमी तो वो उस पर ब्याज और पेनल्टी माफ़ हो जाएगी। इसी तरह की सेम स्कीम इनकी 2019 में भी आई थी, जिसमें हमारे पेट्रोल पंप के डीलरों ने, इवन मैंने भी
2019 में इनको चिट्ठी लिखी फरवरी में कि हमारा कितना टैक्स बनता है, हम उसको जमा कराना चाहते हैं। इन्होंने हमारे को पिछले 10 साल का कैलकुलेट करके कि आपका इस दर से इतने रुपए बनता है, वो हमने जमा करा दिया। यानी 31 मार्च 2019 तक का खुद मेरा जमा कराया हुआ है। इसी तरह और डीलर भी जो थे हमारे, उन्होंने 2020 तक जमा कराए हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया, पिछले साल 2021 में लोगों के पास 15 लाख से और 50 लाख तक के नोटिस भेज दिए हैं कि आपका 12 साल 10 साल का पिछला और अब 12 साल हो गए हैं कि ये इतना असली और इतना ब्याज बनता है और ये आप जमा कराओ, नहीं तो आपके पंप सील कर दिए जाएंगे। हम बार बार इनके अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं कि आपने जब हमारे को नो ड्यूज दे दिया था, हमने पैसे सारे दे दिए थे, तो हमसे दोबारा क्यों मांगे जा रहे हैं। इनका वर्बली जवाब ये है कि वो पैसा हमारे से गलती से लिया गया। अभी 2013 में नोटिफिकेशन आई है, उसके आधार पे लेंगे हम। तो इनके और हमारे बीच में ना कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है। सुपर एरिया और जो बिल्टअप एरिया है, कारपेट एरिया, उसका थोड़ा सा इशू है। हमने इनको आश्वासन दिया कि जो पूरे प्रांत में टैक्स सिस्टम जो लिया जा रहा है बाकी शहरों में, वही आपसे लेंगे। हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सारे हमारे लोग, परिवार के लोग हैं। जो नियम सरकार का वही यहाँ लागू होगा। सर, इसमें कहा जाए कि हरियाणा का नियम लगा और सिर्फ यमुनानगर निगम का वो सारी कराने लग रहे हैं। कोई निगम यमुनानगर अलग नहीं है। जो बाकी कॉर्पोरेशंस में वही यहाँ हमसे लेंगे। एक सिंपल सी बात है, कल हम मेयर कमिश्नर साहब बैठ के डिसाइड कर लेंगे। लेटेस्ट जो प्राइवेट कंपनी जिसको इन्होंने ठेका दिया हुआ था, उनके थ्रू अभी इसी साल के नोटिस है, 2022-23 असेसमेंट ईयर है, और इसके अंदर भी कैलकुलेटेड एरिया और कारपेट एरिया अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे आप देखेंगे, ये कारपेट एरिया लिखा है, ये कैलकुलेटेड एरिया है। कारपेट एरिया 2551 स्क्वायर फुट है, जो 2551 स्क्वायर फुट के हिसाब से 5.63 रुपये के हिसाब से ये बनता है 14,000 रुपये। तो जब एक चीज़ जब इसके अंदर ये मेंशन्ड है कि कारपेट एरिया, तो इसका मतलब ये जो कंपनियां जो बना के गई, जिसको निगम ने हायर किया, क्या ये कंपनियां गलत हैं? इसका मतलब निगम के पैसे वेस्ट हुए जिन्होंने इनको ठेका दिया मेजरमेंट करने के लिए, और कोई मेजरमेंट नहीं हुई। इन्होंने पुराने डाटा उठा के वैसे के वैसे ही इन्होंने नोटिस जारी कर। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और जो सिरसा से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पुलिस सुरक्षा में परीक्षा देने पहुंचा छात्र। गांव शाहपुरिया में 2 गुटों में विवाद का मामला है ये। एक पक्ष ने लगाई थी सिरसा कोर्ट में गुहार। इस पूरे मामले को लेकर दबंगों ने दी पीड़ित परिवार को धमकी। बेटे को परीक्षा में नहीं बैठने देने की ये धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पुलिस सुरक्षा में परीक्षा देने पहुंचा था छात्र, जिस बीच ये पूरा मामला हुआ। गांव शाहपुरिया का था पक्ष। एक पक्ष ने लगाई थी सिरसा कोर्ट में गुहार। दबंगों ने दी पीड़ित परिवार को धमकी। एसपी ने परिवार को कराई सुरक्षा की व्यवस्था। तो पुलिस सुरक्षा में परीक्षा देने पहुंचा था छात्र। गांव शाहपुरिया में 2 गुटों में विवाद का यह पूरा मामला है। एक पक्ष ने लगाई थी सिरसा कोर्ट में गुहार। दबंगों ने दी पीड़ित परिवार को धमकी और साथ ही कहा कि परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। हालांकि एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था पीड़ित की है, लेकिन गांव शाहपुरिया में 2 गुटों में यह विवाद का मामला है। एक पक्ष ने सिरसा कोर्ट में इसकी गुहार भी लगाई। दबंगों ने पीड़ित परिवार को धमकी दी थी कि नहीं बैठने देंगे, और साथ ही साथ एसपी ने इस पर सुरक्षा जो है, सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं हर खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर, एक पक्ष ने लगाई थी कोर्ट में गुहार, जिस बीच एसपी ने परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई है। पुलिस सुरक्षा में परीक्षा देने पहुंचा था छात्र। गांव शाहपुरिया में 2 गुटों में विवाद का यह पूरा मामला है, और ऐसे में दबंगों ने पीड़ित परिवार को धमकी भी दे डाली, जबकि एसपी ने परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सिरसा से हम आपको बता रहे हैं। 2 गुटों का विवाद इतना बढ़ गया कि एक गुट जो है, एक पक्ष जो है, वह कोर्ट तक जा पहुंचा। हालांकि एसपी ने सुरक्षा भी मुहैया कराई है, लेकिन मामूली कहासुनी का यह मामला जबरदस्त मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर यह विवाद लगातार बढ़ता गया। और ऐसे में एक पक्ष ने सिरसा कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। इस बीच एसपी ने परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई है। दबंगों ने पीड़ित परिवार को धमकी तक दे डाली, जिसके चलते वो पक्ष कोर्ट की ओर उसने रुख अपनाया और तमाम जानकारी जो है वह कोर्ट से साझा की। ये शाहपुरिया गांव में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें पहले भी एक पर्चा दर्ज है और दोनों पक्षों की तरफ से इसमें पर्चा दर्ज है।
और ये जो संज्ञान में आया था कि परीक्षा देने का रोकने का प्रयास है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में 7 लोगों की हमने एक पीस कमेटी बना दी है जो कि इंश्योर करेगी कि शांतिपूर्ण बनी रहे, जिसमें कि सभी समुदाय के लोग हैं। और जो परीक्षा ना दे पाने का अप्रहेंशन था उसमें भी स्कूल में हमने प्रॉपर जो है सिक्योरिटी लगा रखी है। हमारी ERV, PCR और SHO स्वयं वहाँ पर है। नहीं, ये कोई बात नहीं है जी। बच्चे ने प्रैक्टिकल दिए हैं, रोल नंबर लेके गया है और अब जो है वो पेपर दे रहा है। आज कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्वक। कुछ ऐसी चर्चाएं चली हैं कि कुछ लोग उन्हें यह कहा कि पेपर नहीं दिए, आपके सामने चर्चाएं आई हो? नहीं जी, हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं है। ये बच्चे मतलब बिल्कुल सही तरीके से अपना। तो फिलहाल कालका से समारखा में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।